नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप अब ये पक्का हो गया है कि अमेरिका को बिल्कुल बर्बाद करके मानेंगे और कम से कम अमेरिका के लोगों के कष्ट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक नई शमशीरें नए सिरे से खिंच गई हैं। नए सिरे से युद्ध की तरफ अब ईरान को धकेला जा रहा है और ईरान उसके कड़े जवाब दे रहा है। जो ताज़ा घटनाक्रम हुए हैं, इन घटनाक्रमों के बाद में एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि अमेरिका के लोगों की तकलीफ़ें, बढ़ती हुई महंगाई, तेल के बढ़ते हुए दाम और उससे होने वाली तकलीफ़ों से, अप्रूवल रेटिंग गिरने से भी किसी भी चीज़ से डोनाल्ड ट्रंप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने मिशन पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से अमेरिका को कमज़ोर करना है। डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से बातचीत हुई है। पुतिन से 90 मिनट की बातचीत का दावा किया गया है। उस 90 मिनट की बातचीत से पहले और बाद के घटनाक्रम बहुत मायने रखते हैं। इन घटनाक्रमों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये सारे घटनाक्रम एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। वो है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के लिए परेशानियां खड़ी करने का विकल्प या फिर उद्यम। वो ऐसा करना चाहते हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक लाइन में, दो लाइन में समझ लेते हैं कि पुतिन से इनकी क्या बातचीत हुई। पुतिन ने इनको बोला, भाई साहब ऐसा है कि देखो आप ट्रंप बाबू टेंशन ना लो, ईरान का जो यूरेनियम है वो हमारे पास आ जाएगा, हम उसको सेटल कर देंगे, हम उसमें कोई वो नहीं करेंगे, चिंता मत करो। ईरान एक विकल्प ये भी चल रहा है कि ईरान शायद रूस को यूरेनियम देने को तैयार हो जाए, इनको देने के बजाय। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई, वो तो हम नहीं मानेंगे, आप तो किसी तरह से ईरान के साथ शांति कराने में विचार करो। और शांति का मतलब, डोनाल्ड ट्रंप का मतलब यह है कि उनको कदमों पे घुसाने में विचार करो। बातें करते शांति की और हर रोज वो एक अशांति खड़ी कर रहे हैं। आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि जिस व्यक्ति को, जिसको युद्ध विराम कर रहा है, जिसके हथियार ख़त्म हो गए हैं, जो परेशान हालत में, जिस देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, उसका राष्ट्रपति एक नक्शा बना रहा है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा हुआ है। कभी वो बंदूक लेके जाते हुए एक फ़ोटो डाल देता है, कभी वो ईसा मसीह बन जाता है, कभी वो स्ट्रेट, वो एफ वर्ड वाला स्ट्रेट बता देता है, हॉर्मुज स्ट्रेट को। और ये आदमी हर पल, हर बजे, बिला वजह कुछ ना कुछ खड़मंडल डालता रहता है। इस बीच में इजराइल से भी बयान आना शुरू हो गया है और वो ये कह रहा है कि हम तो अब दोबारा से हमला करेंगे ईरान पे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इजराइल का एक मंत्री बोल रहा है। अब आप सोचिए कि ये सब भड़काने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। यानी पूरी दुनिया में ये संदेश जब आप दोगे कि अभी और वॉर बाकी है, तनाव बाकी है, तो क्या होगा? तेल का दाम बढ़ेगा और तेल का दाम बढ़ गया। अब तेल का दाम 122 या 23 डॉलर का एक बैरल हो गया। और जब अमेरिका तेल के दाम बढ़ने से परेशान है, वहाँ के लोग परेशान हैं, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है और ये सब मान रहे हैं कि ट्रंप के शासनकाल में इस युद्ध का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ है वो दाम बढ़ने का हुआ है तेल के। उससे अमेरिका में त्राहिमाम मचा हुआ है और लोग ट्रंप को शायद वापस लाना न चाहें। उसके बावजूद ट्रंप पूरी शिद्दत से तनाव फैलाने में लगा हुआ है। क्यों? और डोनाल्ड ट्रंप का जब ये बयान आता है तो ईरान तो जानता है कि जितना तनाव बढ़ेगा उतना अमेरिका तड़पेगा। अमेरिका के पास लड़ने के लिए ज़्यादा हथियार नहीं हैं। मैंने आपको मैं जो भी बात कह रहा हूँ ये मन से नहीं कह रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी जिस पर हमने वीडियो बनाया था, डिटेल्ड खबर थी, कितने कौन कौन से हथियार ख़त्म हो चुके हैं। आप थोड़ा पीछे जाएंगे, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तब ऐसे में मुस्तफा खामनेई को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। होगा तू कहीं का ट्रंप। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि हज़ारों किलोमीटर लोग बैठे हुए लोग यहाँ पे समुद्र में आंखें गड़ाए हुए हैं और अब भूल जाइए आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है, और आपकी अगर कोई जगह है
तो समुद्र की तलहटी में है, मतलब अब यहाँ पे आपको डुबाया जाएगा समुद्र के अंदर। आपको ऊपर रहने का अधिकार नहीं है, आपको डुबोए जाने का अधिकार है। इतने सख्त शब्दों में ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आया है और उनके एक मंत्री का भी बयान आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि बॉटम ऑफ इस वाटर के अलावा उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। ये सीधे ट्रंप और उनके अमचू चमचुओं को सीधी धमकी है। मैं आपको पूरे के पूरे घटनाक्रम जो रोज़ बता रहा हूँ, आपने कल परसों के वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिए कि कैसे सऊदी अब निकल रहा है वहाँ से, कैसे यूएई जो है वो अलग हो गया ओपेक से। क्यों हो गया? यूएई इस समय ट्रंप से कह रहा है डॉलर दो भैया, मेरे पास खर्चा चलाने के लिए नहीं है। वो कह रहा है पाकिस्तान से मेरा कर्जा वापस करो, मेरे को डॉलर चाहिए, क्योंकि अब मेरा तेल नहीं जा रहा है तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? डॉलर से चलेगा। और अमेरिका नहीं दे रहा है, पाकिस्तान नहीं दे रहा है, तो उसने एक तो छोड़ ही दिया ओपेक और वो अपनी चांदी और सोना बेच रहा है डॉलर के लिए। आप देख रहे होंगे क्या हाल हुआ पड़ा है सोने चांदी के बाजार का। जब भी युद्ध होता है ये दोनों बढ़ते हैं, ये दोनों अभी इस वक्त चिपके हुए बैठे हैं और नीचे ही हो जा रहे हैं, बल्कि बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे उठते फिर जड़ जाते हैं, ये हालत है। खैर, इस पूरी परिस्थिति के बीच में ईरान कह रहा है कि हमारा अधिकार है परमाणु कार्यक्रम की अपने रक्षा करना, हमारा अधिकार है कि हम अपने हथियार रखें। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते हमारा अधिकार हारमुज स्ट्रेट पे भी है। आप सोचिए, जो चीज़ें ये मांग रहा है उसके लिए ईरान का जवाब आ रहा है हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा, और ये हमारी राष्ट्रीय पूंजी है, ये हम नहीं देंगे। ये सख्त शब्दों में उनका बयान आ गया है। और सुनिए, 2 महीने पहले अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की थी, आक्रामकता दिखाई थी दुनिया के गुंडों, बुलीज ऑफ द वर्ल्ड, ये शब्द इस्तेमाल किया ईरान ने। और उन्होंने एक डिसग्रेसफुल डिफीट, शर्मनाक हार को झेला। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में हम नई व्यवस्था ला रहे हैं, उसमें हम व्यवस्था ला रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये नहीं बोला कि हम टोल वसूलेंगे, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। यानी एक आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सुप्रीम लीडर का संदेश आईआरजीसी के लिए कि गिरा दो इनके, डुबो दो इनके जहाज, ज़्यादा देर ये खड़े रहते हैं तो यहाँ पे। अब इस संदेश का क्या मतलब है? कुछ हो या ना हो, मतलब ये है कि दुनिया में तनाव फैलेगा, दुनिया में तेल के बाजार में अफरा तफरी फैलेगी, और जिसका नुकसान अमेरिका को भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है मैं अपना तेल बेच लूँगा, लेकिन भाई तेरे लोग उस महंगा तेल को खरीदने की हालत में नहीं हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये बातें करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बातें जो लंबे समय से कहता आ रहा हूँ मैं कि ट्रंप गोरवाचेव है, अब अमेरिका में कही जाने लगी है। सीनेट में, हाउस में एक हियरिंग हो रही है, सीनेट में नहीं, मेरे ख्याल से कांग्रेस में एक हियरिंग हो रही है। ट्रंप के रक्षा मंत्री, पेंटागन के चीफ पीटर हेगसेट बैठे हुए हैं। एक महिला सांसद ने चुन चुन के हेगसेट से ट्रंप के बारे में सवाल पूछा कि मेरे देश के लोग, मेरे वोटर ये जानना चाहते हैं कि उनका दिमाग सही जगह पे है या खिसक गया है। उसने एक एक करके सारे उदाहरण दिए, सारे ट्वीट गिनाए और हेगसेट से पूछा कि क्या स्थिर है, क्या हमारी जो सेनाएं, सैनिक हैं वो चिंतित हैं कि जो राष्ट्रपति इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है, क्या वो वाकई सेनाओं के लिए एक सुरक्षित राष्ट्रपति है? क्या वो सेनाओं का बुद्धि से इस्तेमाल कर पाएगा? और ये कहने के बाद में जो पीटर हेगसेट का जवाब है, उसको सुन के तो आपको पक्का लगेगा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दिन पूरे होने वाले हैं। ये संकेत सीधे सीधे क्या दिन पूरे होने वाले हैं। जितने आरोप इस सांसद ने लगाए, पीटर हेगसेट ने एक भी आरोप से इनकार नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खिसका हुआ नहीं है।
एक बार भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक का मानसिक रूप से स्वस्थ राष्ट्रपति है जो इस देश को चला सकता है। पीटर हेगसेट ट्रंप का सबसे खास सिपहसालार माना जाता है। वो हाउस में बैठकर एक बार भी सीधे सीधे हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? वाइट अबाउटरी कर रहा है, वॉट अबाउटरी, जैसे यहाँ करते हैं। कोई कहता है कि बीजेपी की सरकार करप्ट है, तो उधर से जवाब आता है क्या पहली करप्ट सरकार है? मनमोहन सिंह के ज़माने में भी तो करप्शन होता था। कोई इधर से कहता है कि आपका प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे कर रहा है, तो क्या हो गया? 1972 में ऐसा ऐसा भी तो हुआ था। कोई कहता है गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो क्या पहली बार पड़ रही है? 2014 से पहले पड़ती नहीं थी। इस लॉजिक को लेके हेगसेट बयान दे रहा है, कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत पे तो आपने कभी सवाल नहीं पूछा, माफ कीजिए बाइडेन की, आप ट्रंप की पे क्यों पूछ रहे हो? कह रही भैया ट्रंप आज है, ईरान से युद्ध अभी हो रहा है। अभी जो हमारा राष्ट्रपति है मुझसे सवाल पूछेंगे कि पहले के राष्ट्रपति क्या करते थे, उससे सवाल पूछेंगे। और हेगसेट बार बार इस चीज को टाल रहा है और ये एक बार भी नहीं कह रहा है कि नहीं ट्रंप एकदम फिट एंड फाइन है। उसके वो पास एक से एक चीजें रखी गई। और ये मेंबर ये दुनिया समझिए कि दुनिया उस तरह से धार्मिक आधार पर अंधी नहीं है। हेगसेट हो सकता है कि आप एंटी इस्लामोफोबिया से थोड़ा ग्रस्त हों, नफरत करते हो मुसलमानों से, पर ये सांसद यहूदी थी, यहूदी। और उसने कहा मैं यहूदी हूं, लेकिन आपने जो ईसा मसीह का फोटो बना के डोनाल्ड ट्रंप वाला किया, उससे ईसाइयों को बहुत तकलीफ हुई होगी। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके सामने, मैं कह रहा हूं एक बार वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Mr. Secretary, as you know, I represent San Diego, the largest military community in the country. Right now, as we are speaking, 2,500 San Diego Marines are off the coast of Iran. Many other San Diegans in uniform have gotten 48-hour deployment notices. So this war in Iran is not theoretical for me or for my constituents. It's deeply personal. As you also know, on Easter Sunday, President Trump threatened to destroy Iran's bridges and power plants, writing, quote, "Open the fucking straight, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch." And 2 days later, President Trump wrote, quote, "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." My office's phones have been ringing off the hook. I've heard from so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief, given that he's sending their loved ones into harm's way. Our troops, who have shown incredible bravery and tactical proficiency, deserve to know that their leaders are focused and stable. So, Mr. Secretary, you are with the president a lot, and it pains me to even have to ask this about our president, but my constituents' lives are at stake. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? Did you ask the same question of Joe Biden for 4 years? Mr. Secretary, Joe Biden is not the president. Mr. Trump has been president for a year and a half, and I'm asking you did right not. now. And I won't even engage with the level of disparagement that you're putting on the commander-in-chief, who indeed is. Meeting Mr. him Secretary, every single day. Mr. Secretary, Biden is He's not the the president. sharpest, most insightful commander-in-chief we've had in generations. And you want to compare, you want to ask that question after you and your fellow Democrats defended Joe Biden, who could barely speak and didn't Mr. know what day of the Secretary, week it as was? you know- He governed through an auto pen. He when- had a Secretary of Defense who went AWOL for a week. I can't Mr. be gone Secretary, for 10 days, for I 10 will- minutes. I will without reclaim my someone time. looking- Thank you so much. Genlady's time. She Thank you. reclaimed it. So, astonishing. as Mr. Jimenez said, we should be taking leaders at their word. So, is there a reason that we should not be taking our leader at his word? Iran should not underestimate the will of President Trump and the United States military to achieve our mission. Okay, well, I want you to know this is not a partisan thing. In fact, many Democrats have had, many Republicans have had these same questions. Marjorie Taylor Greene said he's out of control and he's gone insane. Candace Owens said the 25th Amendment needs to be invoked. Megyn Kelly, Tucker Carlson, who you used to work with, Alex Jones, Stephanie Grisham, the list could go on. So how do I explain to my constituents that while they are in harm's way, their commander-in-chief is posting these unhinged posts? How did you explain to your constituents what happened on October 7th? Or what happened in Afghanistan?
or what happened with the debacle and the withdrawal in Afghanistan, where the troops were left. How did you explain that with Joe Biden's leadership? Mr. Secretary, How did you I'm not explain that to the asking you Marines about that the didn't get previous medals, administration. that we restored their medals because of that Mr. disastrous Secretary, withdrawal in I'm asking Afghanistan? about Did you what's explain that to happening your right now. constituents when Joe Biden was asleep at the wheel and he had an AWOL Okay, Mr. Secretary of Secretary, Defense? how I don't about think you this did. next post? How can I explain this next post to my constituents? I'm Jewish, so this doesn't really bother me, but my understanding is that this is quite offensive to many Christians. So how do you explain this post? I'm not here to explain posts. We have an incredible commander-in-chief Okay, who puts our Secretary. troops first. I'm here for a budget hearing about our troops. This It's a is historic about budget that's giving our us a troops. chance to defeat Mr. Secretary, our adversaries. Mr. And President Secretary, Trump is please, doing that this in is my time. world-class fashion. This is Gentlelady about our has reclaimed her troops. time, Mr. Secretary. This is about our troops. This is about who is commanding our troops and if our troops can trust that they are being sent into harm's way under good strategy. The mental stability of our commander-in-chief is deeply important to our troops. It's deeply important to this country. It wasn't our important to you troops' during Joe lives at Biden. stake. I'll remind you that when there were concerns, Democrats came together, and he was not our nominee for president. So I encourage you to have the same courage that Democrats had. Mr. Secretary, you keep saying that he is the best commander-in-chief we've ever had, the best negotiator. Talk to the troops. 13 American troops have died. More than 380 have been wounded. The Strait of Hormuz, which was wide open, is now closed. Less than 90% of traffic through the strait is still not going despite the ceasefire. The Iranian regime is still in power. It still has nuclear material. The war is costing Americans billions of dollars. And Mr. Secretary, if you think that this is what winning looks like, then maybe we should be questioning your mental stability. Maybe you are the one responsible for this failure, and the president should think about replacing you. Sounds Mr. like- Chairman, I yield back. तो आप सिचुएशन को समझिए कि एक दिमाग में हर जगह चीज चल रही है कि मेरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या सचमुच पद पर रहने योग्य है या इसको हटाए जाने की आवश्यकता है। जब संसद में इस पे सवाल होने लगे, जब संसद में ये बात होने लगे कि भाई साहब आपके पास हथियार खत्म हो गए हैं, आपके पास हथियार नहीं है, जब संसद में सेना के अधिकारी कहने लगे कि हमारी हालत ये है कि हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम रक्षा करने के काबिल नहीं हैं, हम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक नहीं सकते हैं, परसों बोला है सीनेट में, तो आप कल्पना कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। ये ईरान का मसला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को बर्बाद करने की एक निरंतर प्रक्रिया चल रही है। आपका जो अगर आपको अपने देश में अपने आप को बर्बाद करना है तो अपने दोस्तों से बिगाड़ लो, उठ जाओ यूनिवर्सिटी में। आप जितने दोस्त हैं पुराने गुंडे जो गैंग बना के घूमते थे दादागिरी करते हुए, उन सारे लोगों को इसने परेशान कर दिया। नेटो अलाइज सब चिड़े हुए, सब विकल्प ढूंढ रहे हैं। इनके गल्फ अलाइज वो चिड़े हुए हैं, भैया हमारे ऊपर तुमने ईरान से तमाम सारी मिसाइल गिरा दी, तुम इजराइल की सोचते रह गए। वो लोग चिड़े हुए हैं सारे। इसका जो सगा था, जो मोदी जी तो हमारे एकदम ही माई फ्रेंड डोनाल्ड, यहाँ पे आके गुजरात में इतना बढ़िया शो कराया, भव्य स्वागत सत्कार किया। उन मोदी जी को सबसे ज़्यादा टैरिफ चिपका दिया उसने, पूरी दुनिया को टैरिफ लगा के परेशान। भारतीयों को तो पीछे पड़ा हुआ है, कभी बांध के बेचता हथकड़ी में, कभी नौकरी खाने में रहता है। यानी जो सगा हो सकता है। भाई इजराइल की सगी दुनिया में, अभी एक सर्वे आया है, डिटेल में जाऊंगा नहीं उसमें, इतना जान लीजिए कि दुनिया में इजराइल के बाहर सिर्फ एक देश है जो इजराइल की हरकतों का समर्थन कर रहा है, वो है भारत के लोग। जो सबसे ज़्यादा क्लोज एलाइज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है वगैरह वगैरह लोग हैं, वो सब उस सर्वे में कह रहे हैं, विश्वव्यापी सर्वे है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत किया, इजराइल ने गलत किया। तो ऐसा देश, ऐसे मोदी जी, मुझे तो याद आ गया वो आपका एप्स्टीन वाला कि मैंने कहा था वहाँ जाके नाचो गाओ कृपा आ जाएगी। वो सब करने के बाद मोदी को परेशान कर रहे हैं। भाई पर्सनली अगर डोनाल्ड ट्रंप होता तो मोदी देश के लिए कैसा भी हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये पूरी सिचुएशन आपको ये दिख रही है कि ट्रंप ने तय कर लिया है, और इस पूरे हालात के बीच में रूस के साथ रिश्ते बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति को बैठा के उसने करीब करीब दबाव डाला कि तू समर्पण कर रूस के सामने। दुनिया जानती है वो नहीं झुका। ये यूक्रेन का युद्ध कितने दिन में बंद कराने वाला था, यही सोचा था, नहीं हो पाया। इतनी पट रही है पुतिन के साथ में कि फ़ोन पे 90 मिनट बातचीत हो रही है इस बीच में, तब जबकि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं अमेरिका के। चीन के आगे एकदम मामला लपड़ लपड़, झपड़ झपड़। जो लोग अमेरिका के परंपरागत दुश्मन है, सबसे मित्रता, उत्तर कोरिया से भी जाके मिलाए हैं, जाके किम जोंग से, याद होगा आपको पिछले कार्यकाल में। तो ये पूरी कहानी अब सबको समझ में आने लग गई, अमेरिका वालों को आने लग गई, भाई नॉकिंग न्यूज़ के देखने वालों को तो पहले से ही आ रही है। कुल मिला के इस पूरी सिचुएशन में जो तनाव का माहौल है, इस तनाव के माहौल में डोनाल्ड ट्रंप जिस रास्ते जा रहे हैं उसमें वो चाहेंगे कि एक बार ईरान से और युद्ध हो जाए, बचे कुछ हथियार भी ख़त्म हो जाए। इसलिए मुझे लगता है धरती पे और ईरान और इसके बीच में, अमेरिका के बीच में फिर से तनाव बढ़ सकता है, फिर से हथियार चल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो पहुँचा दें दोस्तों तक, सबको पता चलने ऐसी बातें जो कहने की कोई हिम्मत नहीं रखता है। नमस्कार, जय हिंद।